हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज जीविका के बीपीएम कोर्स में पंचायती राज व्यवस्था PRI 73rd संविधान संशोधन संरचना और ग्रामीण विकास भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रूपरेखा, आउटलाइन, प्रस्तावना। भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व। 2. पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं। मध्यकालीन स्थिति। औपनिवेशिक काल में पंचायती संस्थाएं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की आवश्यकता। 3. बलवंत राय मेहता समिति 1957 और सिफारिशें। समिति का गठन, 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश, प्रारंभिक प्रयोग। 4. अन्य समितियां और आयोग। अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति। इनके योगदान। 5वां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित होने की पृष्ठभूमि, मुख्य प्रावधान, 11वीं अनुसूची और 29 विषय। पंचायतों की संवैधानिक स्थिति, आरक्षण प्रावधान, वित्तीय सशक्तिकरण, राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग। 6. पंचायती राज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ PRI। ग्राम स्तर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। मध्य स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। जिला स्तर, जिला परिषद। इनके अधिकार व कर्तव्य। 7. पंचायती राज्य संस्थानों की भूमिका ग्रामीण विकास में। ग्रामीण आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि व सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, रोजगार गारंटी, मनरेगा, सामाजिक न्याय व समावेशन। 8. पंचायती राज में महिला एवं दलित भागीदारी, आरक्षण प्रावधान, सफलता की कहानियाँ, चुनौतियाँ। 9. पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियाँ, वित्तीय निर्भरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता की कमी, भ्रष्टाचार, शहरीकरण व प्रवासन का प्रभाव। 10. पंचायती राज को सशक्त बनाने के उपाय, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, गवर्नेंस व डिजिटल पंचायत, सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट। 11. निष्कर्ष, पंचायतों का भविष्य, ग्राम स्वराज की ओर कदम, समावेशी ग्रामीण विकास। प्रारंभिक भाग, शुरुआत। प्रस्तावना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 65 से 70, कहीं 70% भी लिखा रहता है, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की उन्नति के बिना राष्ट्रीय विकास की कल्पना अधूरी मानी जाती। इसी कारण संविधान निर्माताओं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वरोजगार की परिकल्पना की। इसमें गांव की समस्याओं का समाधान गांव की जनता स्वयं करे। गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। इसी विचार को साकार रूप देने के लिए भारतीय संविधान में
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थान PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो पंचायती राज व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, बल्कि यह ग्रामीण जनता को अपने विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है। आज यह प्रणाली ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐतिहासिक विकास, समितियां और आयोग, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था, ऐतिहासिक विकास, समितियां और 73वां संविधान संशोधन। तो प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन। भारत में पंचायतों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में भी सभा और समितियां जैसे शब्द मिलते हैं, जो स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थानों के रूप में कार्य करती है। ऋग्वेद व ग्राम के सामूहिक जीवन को निर्णायक प्रणालियों का उल्लेख है। महाभारत में भी ग्राम स्तर पर पांच प्रमुख लोग मिलकर विवाद निपटाते थे। प्राचीन काल में ग्राम पंचायतें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व न्यायिक सभी मामलों का समाधान करती थी। ग्राम पंचायतों को उस समय ग्राम गणराज्य भी कहा जाता था। आज राजा का हस्तक्षेप गांव के कार्यों में बहुत कम होता था। इससे यह स्पष्ट है कि भारत की जड़ में लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण हमेशा से रहा है। मध्यकालीन भारत में पंचायतें, तो मुगल काल में भी ग्राम स्तर पर पंचायतें बनी रही है। गांव का प्रमुख मुखिया या पटवारी प्रशासनिक कार्य देखता था। सामाजिक न्याय के छोटे मोटे विवाद पंचायत स्तर पर ही सुलझ जाते थे। हालांकि इस समय पंचायतों की स्वतंत्रता कुछ कम हुई, क्योंकि केंद्रित साम्राज्य व्यवस्था मजबूत हो गई थी। तीसरा, औपनिवेशिक काल में पंचायतें। तो अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता धीरे धीरे कमजोर हो गई। राजस्व वसूली और प्रशासनिक अधिकार अंग्रेज अधिकारियों के पास चले गए। गांव स्तर पर पारंपरिक पंचायती संस्थाएं कमजोर पड़ गई, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन सुधार की पहल की। इसे ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। फिर भी पंचायतें केवल समिति अधिकारों तक ही सिमट गई। ग्रामीण भारत में समस्याएं जस की तस बनी रही। 4, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज्य की आवश्यकता। तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने समझा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता को भागीदारी गांव स्तर तक होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में स्पष्ट लिखा है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान सिर्फ मार्गदर्शन था, अनिवार्य नहीं। इसलिए अलग अलग राज्यों ने पंचायतों को अलग अलग ढंग से लागू किया है। 5, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 लागू की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसकी समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957। इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? 3 स्तरीय प्रणाली, 3 टायर सिस्टम, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। 2, पंचायतों के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा जाए। 3, पंचायतों को प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए। 4, वित्तीय संसाधन और अधिकार पंचायतों को दिए जाएं। इस रिपोर्ट के आधार पर 1959 ईस्वी में राजस्थान नागौर जिले में
पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। बाद में आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाया। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुई? 1959 ईस्वी में। किसके सिफारिश के बाद? बलवंत राय समिति के सिफारिश के बाद। ठीक है। 5 अन्य समितियां और आयोग। तो पहला अशोक मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति कब आई? 1957 में। बलवंत राय मॉडल में कई कमियां सामने आई हैं। ठीक है। जनता पार्टी सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति 1977। मुख्य सिफारिशें क्या थी इनकी? तो 2 स्तरीय प्रणाली। बलवंत राय में 3 स्तरीय था, यहाँ 2 स्तरीय था। एक ग्राम स्तर और दूसरा जिला स्तर। 2 राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष भागीदारी। 3 वित्तीय स्वायत्तता और 4 पंचायतों को ग्राम स्वराज्य का आधार बनाना। लेकिन यह रिपोर्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुई हो सकी क्योंकि सरकार बदल गई थी। और जीबी के राव समिति 1985। तो जीबी के राव समिति कब आई? 1985 में। योजना आयोग ने इसे गठित किया। इसका गठन किसने किया था? योजना आयोग ने। इसने पंचायतों को ग्रामीण विकास का मुख्य संस्थान घोषित किया। तो पंचायतों को क्या किया? ग्राम विकास का मुख्य संस्था घोषित किया। 3 में क्या है? LM सिंघवी समिति 1986। तो 1986 का LM सिंघवी समिति क्या कहता है कि राजीव गांधी सरकार ने इसे गठित किया था। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग बनाने का सुझाव दिया। यही समिति 73वें संशोधन का आधार बनी। तो पूछा जा सकता है कि 73वें संशोधन का आधार कौन सी समिति बनी? तो LM सिंघवी समिति 1986। इसका गठन किसने किया था? तो राजीव गांधी सरकार ने। 6 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। पृष्ठभूमि क्या रही? 1980 के दशक में पंचायतों की स्थिति कमजोर हो गई थी। विभिन्न राज्यों में अलग अलग मॉडल थे। केंद्रीय स्तर पर एक समान संरचना लाने की आवश्यकता महसूस हुई। पारित होना। क्या पारित हुआ? तो संसद में दिसंबर 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 243 से लेकर 243 ओ जोड़ा गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो दिसंबर 1992 में और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में संविधान के भाग 9 में क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 243 लेकर 243 ओ को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिससे 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और विषय कितने जोड़े गए? तो 29 विषय पंचायतों को दिया गया। प्रमुख प्रावधान क्या रहे? तो पहला त्रिस्तरीय संरचना। तो बलवंत राय में बोला गया था 3 स्तरीय संरचना, तो उसको लिया गया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति मध्य स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पे। ग्राम सभा तो गांव के सभी मतदाताओं की मूल इकाई है। निर्णय लेने और योजना अनुमोदन का अधिकार इन्हीं के पास है। किसके पास है? ग्राम सभा के पास। निर्वाचन में क्या है? सभी पंचायतों के सदस्य सीधे चुने जाएंगे। हर 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य होगा। 4 आरक्षण। SC ST और महिलाएं कम से कम 33% के लिए आरक्षण होंगे। आज कई राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है। ठीक है। 5 वित्तीय प्रावधान। पंचायतों और राज्य सरकारों से अनुदान, कर लगाने का अधिकार
और हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित होना। ये 5वां था वित्तीय प्रावधान में। 6 चुनाव की स्वतंत्रता। पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, ठीक है। 7 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए। तो 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए जिसके लिए वो कार्य कर सकते थे। कृषि हो गया, सिंचाई, पशुपालन, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, ग्रामीण सड़कें, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण बिजली, जल आपूर्ति इत्यादि थे। पंचायती राज के 29 विषय कौन कौन हैं तो डिटेल में बताता हूँ। 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय दिए गए हैं। पहला कृषि विस्तार सहित कृषि। दूसरा भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण। तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संभर विकास। चौथा पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गी पालन। 5वां मत्स्य पालन। 6ठा सामाजिक वनिक और कृषि वनिक। 7वां लघु वनोपज, ठीक है। 8वां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग। 9वां खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। 10वां ग्रामीण आवास। 11वां पेयजल। 12वां ईंधन और चारा। 13वां सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। 14 ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली के वितरण शामिल हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली के वितरण शामिल हैं। 15 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा। 18 तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19 वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। 20 पुस्तकालय। 21 सांस्कृतिक गतिविधियाँ। 22 बाजार और मेले। 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं। 24 परिवार कल्याण। 25 महिला और बाल विकास। 26 विकलांग एवं मानसिक रोग से मंद लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम। 27 कमजोर वर्गों का कल्याण और विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का। 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 29 सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। तो ये 29 पंचायती राज विषय थे, ठीक है। आगे बढ़ते 73वां संशोधन का महत्व हुआ। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाया गया। महिलाओं और दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण विकास योजनाओं की लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। महिलाओं और दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण विकास योजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पंचायती राज की संरचना और ग्रामीण विकास में भूमिका। पहला पंचायती राज की संरचना। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पूरे भारत में पंचायतों को एक रूप संरचना लागू किया गया, जिसमें 3 स्तर तय किए गए: ग्राम स्तर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की मूल इकाई थी। गांव में सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। यह पंचायत और योजनाओं, बजट और कार्यों को स्वीकृति देता है। ग्राम सभा को ग्राम संसद कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच पंचायत का प्रधान होता था। मुख्य कार्य पेयजल, स्वच्छता, सड़क, रोशनी आदि की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ग्राम स्तर पर विवाद समाधान। मध्य स्तर तो पंचायत समिति या ब्लॉक। तो एक विकास खंड ब्लॉक में कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती थी। इसके अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता था। प्रमुख कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि योजनाओं का संचालन,
सरकारी विभागों से सीधा संपर्क। जिला स्तर जिला परिषद पूरे जिले की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसके अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहा जाता है। सदस्य निर्वाचन जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और अधिकारी शामिल होते हैं। मुख्य कार्य पूरे जिले में विकास कार्यक्रमों की योजनाओं और निगरानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, बाल विकास जैसे बड़े कार्य। राज्य सरकार और पंचायत समितियों के बीच सेतु का काम। सहायक संस्थाएं तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन निर्धारित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है। इस प्रकार 3 स्तरीय ढांचा है: ग्राम, ब्लॉक, जिला। लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाएं इस चैनल का और बेल आइकन बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले। दोस्तों, इसमें कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। जैसे जीविका का जीके का चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, जीके कंप्यूटर ये सब का कोर्स चल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले जाते हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे द हिंदू का वर्ड मीनिंग, जीके का डिटेल व्यू और करंट अफेयर का डिटेल व्यू प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जीविका का कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक 8 वीडियो अपलोड जीविका का कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और जीके का एमसीक्यू चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया है, वैदिक संस्कृति हो गया है, महाजनपद काल हो गया है। तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। कुछ पोस्ट किए गए हैं जिसमें हिंदी के कुछ वर्ड डाले गए हैं, हिंदी सब्जेक्ट के। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, इसे आप बना सकते हैं और यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी पहुंच बन सके। आगे बढ़ते हैं। 2, ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका। तो पंचायती राज संस्थाएं PRI केवल प्रशासनिक ढांचे नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की धुरी है। आधारभूत ढांचों का विकास, तो ग्रामीण सड़कें, पुल, बिजली, पेयजल, सिंचाई, शौचालय आदि का निर्माण कराना ये आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम पंचायतों के सहयोग से लागू करना है। कृषि और सिंचाई, किसानों को उर्वरक, बीज और उपकरण उपलब्ध कराना। नहरों एवं तालाबों की सफाई और रखरखाव करना। कृषि मेले और प्रशिक्षण का आयोजन करना। शिक्षा में क्या है, तो प्राथमिक विद्यालयों का संचालन और निगरानी करना। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील स्कीम का प्रबंधन करना। वयस्क शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और पोषण में क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करना। टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोषण कार्यक्रम को चलाना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करना। महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में 33%, कई राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व का अवसर देना। स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना। महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का संचालन करना है। रोजगार और आजीविका, तो मनरेगा, तो पंचायतें ही ग्राम स्तर पर कार्यों को स्वीकृत और निगरानी करती है। कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं को क्रियान्वित करती है। ग्रामीण
हस्तशिल्प और लघु उद्योग को सहयोग देना। जी, सामाजिक न्याय और समावेशन, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट द्वारा पारदर्शिता लाना है। ठीक है, करप्शन का मतलब ख़त्म करना, यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करना है सोशल ऑडिट में। एच, पर्यावरण और संसाधन संरक्षण, तो वृक्षारोपण और जल संरक्षण करना है। पशुपालन और गोचर भूमि का संरक्षण करना है। नवीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा देना है। 3, पंचायती राज और सरकारी योजनाएं, तो आज लगभग सभी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायतों की भूमिका केंद्रीय रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम ग्रामीण घरों को घर उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण शौचालय और स्वच्छता अभियान को चलाना है गाँव में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM, ठीक है, NRHM का क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है गाँव में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, ठीक है, इसमें स्वयं सहायक समूहों को बढ़ावा देना है। मनरेगा, 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। 4, पंचायतों द्वारा ग्रामीण समाज में परिवर्तन, तो लोकतंत्र, गांव-गांव तक पहुंचना, ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता और जागरूकता को बढ़ावा देना। महिलाओं और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर चर्चा शुरू करना। गांव अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि योजना बनाने वाले सक्रिय भागीदारी बन गए हैं। तो पंचायती राज में भागीदारी और चुनौतियां और उपाय, तो पहला, महिला और दलित भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी क्या है? 73 संविधान संशोधन ने पंचायतों में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है। कई राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा ने 50% तक आरक्षित किया है। तो ध्यान रखना कौन कौन 50% है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। महत्व, महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व को अवसर मिला है। गांव की समस्या, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा पर ध्यान दिया गया है। महिला सरपंच ने कई स्थानों पर उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो ये सब महिलाओं को आरक्षण मिला है ताकि वो राजनीतिक में भागीदारी कर सके। चुनौतियाँ, पुरुषों द्वारा सरपंच पति, संस्कृत, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया गया है। सरपंच पति मतलब कहीं कहीं महिलाएं सरपंच होती है पर सारा कारोबार कौन करता है, उसके हस्बैंड, पति करते हैं, तो उसको सरपंच पति, संस्कृत, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ये है चुनौतियां हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ। साक्षरता और आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव है, ठीक है, ये महिलाओं के साथ दिक्कत है। बी, दलित और वंचित वर्ग में भागीदारी, तो SC/ST के लिए भी पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महत्व, वंचित वर्ग की आवाज़ सत्ता तक पहुंची है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति हुई है। निचली जातियों के लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिली है। SC/ST के लिए पंचायतों में आरक्षण के बावजूद भी चुनौतियाँ ये है कि सामाजिक भेदभाव और दबाव बना हुआ है, संसाधनों की असमानता है, कई बार औपचारिक भागीदारी और वास्तविक शक्ति नहीं मिली है। तो पंचायती राज्य की चुनौतियाँ, तो पहला, वित्तीय चुनौतियाँ हैं। पंचायतें अधिकतर राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं,
स्वयं पर राजस्व समिति, स्वयं का राजस्व समिति योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं वित्तीय चुनौतियों में। ठीक है, इनको निर्भर रहना पड़ता है राज्य सरकार पर। ठीक है, प्रशासनिक चुनौतियां क्या है, तो प्रशिक्षण और क्षमता की कमी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण है। ठीक है, राजनीतिक चुनौती क्या है, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है, ग्राम सभा की निष्क्रियता है। सामाजिक चुनौतियां में है जातिवाद, पितृसत्ता, भेदभाव है, महिलाओं और दलितों की वास्तविक शक्ति कम है, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है, शहरीकरण और प्रवासन, तो युवाओं और शहरों की ओर पलायन हुआ है। ठीक है, गांव में नेतृत्व की कमी है, ये कारण है शहरी और प्रवासन के। ठीक है, तीसरा, पंचायतों को सशक्त बनाने के उपाय। तो इसके क्या उपाय हैं ताकि पंचायत सशक्त बने, तो वित्तीय स्वायत्तता देना उनको, पंचायतों को कर लगाने का वास्तविक अधिकार देना है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करना है। ठीक है, केंद्र और राज्य से अधिक अनुदान लेना है। ठीक है, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तो सरपंच और पंचायती सदस्यों का नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग देना चाहिए इन लोगों को, आईटी और डिजिटल साक्षरता बनाना है इन्हें, योजनाओं की जानकारी देना है। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इससे क्या गाँव को लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताना है। ई गवर्नेंस और डिजिटल पंचायत को बढ़ावा देना है, पंचायत पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना है, सोशल ऑडिट और ऑनलाइन निगरानी की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो सिस्टम में, पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना है। सी, महिला और दलित नेतृत्व को बढ़ावा देना, तो नेतृत्व कौशल विकसित करना है, तो सामाजिक जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है, महिला समूहों और एनजीओ की मदद लेनी है, ग्राम सभा को सक्रिय बनाना है, ग्राम सभा में नियमित बैठक करना है ताकि कोई भी डिसीजन लिया जा सके गांव के हित में, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या निर्णय लिया जा रहा है, उससे क्या जनता की भागीदारी है, उससे क्या बेनिफिट होगा गांव को, ये बताना होगा। सामाजिक लेखा प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट करना होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का, तो भारत का लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली शक्ति गांवों में बसने वाले करोड़ों लोगों की भागीदारी में है। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र की जड़ों को पहुंचाया है। पंचायतें अब ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन का मुख्य आधार बन गई है। चुनौतियां अभी भी है, वित्तीय निर्भरता, राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक भेदभाव, लेकिन यदि पंचायतों को वास्तविक वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता मिले तो प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों से सशक्त बनाया जा सकता है, तो ये संस्थाएं भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदल सकती हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज, जहां हर गांव आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक हो। आज पंचायती राज व्यवस्था उसी दिशा में भारत की ओर ले जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ डिटेल रिव्यू समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव का डेट घोषणा हो गया है, 6 नवंबर और 11 नवंबर। ठीक है, काउंटिंग 14 नवंबर को होगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वोट दें। ठीक है, और जो आपके हित में हो, जो आपके बारे में सोचे, जो रोज़गार के बारे में सोचे, आप उसी को वोट दें।
मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी पहुंच बन सकें। दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।